दोस्तों, आज एक बार फिर हमारे साथ हैं करंट अनप्लग्ड के संपादक श्री राजीव रंजन सिंह जी। राजीव जी ने पिछले दिनों नई परख के मंच पर एक ऐसा रहस्योद्घाटन किया था जिसने तहलका मचा दिया। राजीव जी ने ही बताया था कि अगर सीआरपीएफ छात्रों का दमन करने से इनकार नहीं करती तो शायद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की इतनी जल्दी नौबत ना आती। इस्तीफा तो उन्हें देना ही पड़ता, नहीं आता। राजीव जी का ये जो रहस्योद्घाटन था उसने नई परख की भी प्रतिष्ठा बढ़ाई और राजीव जी तो पहले से ही काफी प्रतिष्ठित टिप्पणीकार हैं, इसीलिए हमारे मंच पर बार बार आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। आज मेरा आपसे जो सवाल है वो मुख्य तौर पे यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का हथौड़ा लगातार बज रहा है। उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं, इनकी वजह से वो ये सब काम करते हैं, लेकिन उसका असर भारत की अर्थनीति पर बहुत बुरी तरह पड़ता है। अर्थनीति जो पहले से ही काफी कमजोर और खस्ता हालत में है। अभी सीनेट ने इसे पास कर दिया कि जो देश रूस से तेल लेते हैं उनके ऊपर 100% टैरिफ लगाया जाए। इससे पहले प्रतिबंधित श्रम जबरिया श्रम करवाने के मामले में ये टैरिफ लगा दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, जो अभी भी लगा हुआ है। भारत सरकार उस टैरिफ को नहीं हटवा पाई। अब भारत सरकार भी रूस से तेल लेने वाले वो 64 देशों में भारत का सूची में नाम था, और अब ये कुछ देश हैं, शायद 11-12 देश हैं जो रूस से तेल लेते हैं, सूची में भारत का नाम है। तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही ये कानून बना, जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी इसको पास कर देगा अगर, क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट दिया। जाहिर है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी ऐसा ही होगा। अच्छा, तो ये जो स्थिति है वहां भी पास हो जाएगा। फिर डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर हथौड़ा बजाएंगे। क्यों बजाएंगे हथौड़ा? क्योंकि उन्हें भारत सरकार से अपनी मर्जी की वाणिज्य संधि करवानी है। अब सवाल यह है कि उन्होंने ये जो पत्ता चला है, भारत सरकार के पास क्या इस पत्ते की काट है? क्या वो इस पत्ते का जवाब देने में सक्षम है? वो क्या करेंगे? भारत सरकार क्या करेगी? जी राजीव जी। बहुत बढ़िया सवाल है सर आपका। इस प्रश्न पे सीधा आने के पहले मैं जी। थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं कि इतनी हड़कंप क्यों है, इतनी हाँ ज्यादा हड़कंप क्यों है। हाँ। हड़कंप का कारण यह है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो टोटल ट्रेड है ये हाँ। 125 बिलियन डॉलर का है, जिसमें 85 बिलियन डॉलर इंडिया एक्सपोर्ट करता है और 45 बिलियन डॉलर लगभग इंडिया इंपोर्ट करता है। तो 40 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस है, जो सबसे बड़ा है। हमारा जो मेन डॉलर अर्निंग का जो स्रोत है वो अमेरिका को ही एक्सपोर्ट करके आ रहा है। परंतु भारत यदि देखे अमेरिका को एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज की सूची बनाए तो भारत 10वें नंबर पे आता है। ठीक है, तो भारत के साथ जो इतने दिनों से ये बर्बर व्यवहार कर रहे हैं, पहले भी 25% का टैरिफ लगाया था, फिर उसको बढ़ाया, और फिर अभी रशिया से पेट्रोल के क्रूड के नाम पे ये बढ़ा रहे हैं 100% टैरिफ। तो भारत, भले भारत के लिए अमेरिका सबसे बड़ा मार्केट है, पर भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर नहीं है, अमेरिका को 10वें नंबर पे आता है। तो थोड़ा सा भारत के साथ संयम बरतना चाहिए था, पहली चीज। अब आपने जो सवाल पूछा कि भारत के पास में तोड़ क्या है, देखिए हमारी सरकार हाथ पैर तो मार रही है, और इसी हाथ पैर मारने के आप कह लीजिए कि कार्यक्रम में इन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ में आनन फानन में ट्रेड डील की है, ट्रेड पैक्ट हो गया है, और ऐसा कहा जा रहा है कि यूनाइटेड किंगडम जो है, ब्रिटेन जो है, इनके साथ भी बहुत जल्दी भारत का ट्रेड पैक्ट हो जाएगा। तो भारत ये देख रहा है कि अमेरिका के ऊपर में जो हमारी निर्भरता आज की डेट में है उसको कैसे कम किया जाए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, क्योंकि देखिए आंकड़े जो हैं उसी से चीजें क्लियर होती है, बाकी तो सब बातें हैं। 2010 में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, कहा जाता था ये आईएमएफ के आदमी है, अमेरिका के आदमी है, पर उस वक्त में भारत का जो अमेरिका को एक्सपोर्ट था वो मात्र 10% था भारत के टोटल एक्सपोर्ट का। आज भारत का जो टोटल एक्सपोर्ट है उसमें 20% एक्सपोर्ट हमारा अमेरिका को जाता है। यानी भारत इस कदर से अमेरिका के ऊपर में डिपेंडेंट हो गया है, और अमेरिका को इस चीज की जो है वो चीज समझ में आ गई है। दूसरा मेन रीजन क्या है कि सन 2000 से जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब से लेके यदि अभी तक हम देखें पिछले 25 साल में, तो 25 साल में पता चलता है कि अमेरिका
के साथ इंडिया का जो ट्रेड सरप्लस रहा है वो 507 बिलियन डॉलर का है। तो अमेरिका ने पूरा आंकड़ा दिखाया कि भाई आपका ट्रेड सरप्लस तो बढ़ता चला जा रहा है हमारे साथ में, तो आप हमारी बात क्यों नहीं मान रहे हो? आप हमारे दुश्मन रशिया जो है, रशिया यूक्रेन वॉर आरंभ होने के पहले भारत मात्र 1% अपना जो तेल था वो रशिया से इंपोर्ट करता था, आज वो 36% है। और लगभग अगर एब्सोल्यूट टर्म में मैं बात करूं तो 55 बिलियन डॉलर के आसपास में हमने लास्ट ईयर रशिया से तेल इंपोर्ट किया है। और अमेरिका का चाइना से जो ट्रेड डेफिसिट है वो 40 बिलियन डॉलर का है। तो अमेरिका ये बोल रहा है कि ये जो ट्रेड इम्बैलेंस हो रहा है 40 बिलियन डॉलर का, आप पूरा का पूरा हमसे लो, रशिया से मत लो। जिस बात पे हम तैयार नहीं है, क्योंकि हमको रशिया सस्ता तेल दे रहा है, अमेरिका से हमको महंगा तेल मिलेगा। तो ये इस कारण से जो है ये इन्होंने टैरिफ का जो है वो चाबुक चला है। अब सवाल ये कि भारत कैसे इससे बचे, तो हमको ये देखना है कि हमारे कौन से प्रोडक्ट जो है वो सबसे ज्यादा अमेरिका में जाते हैं। सबसे ज्यादा इंडिया का प्रोडक्ट जो जाता है अमेरिका में वो है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। 15.2 बिलियन डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हमने लास्ट ईयर एक्सपोर्ट किया था अमेरिका को। अब इंडिया कहां ये मार्केट बनाए? अगर हम आसियान कंट्री देखेंगे, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज देखेंगे या अफ्रीका देखेंगे, तो यहाँ तो पूरा चाइनीज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक का कब्जा है। चूंकि अमेरिका का चाइना से पंगा है, इसलिए इंडिया को अमेरिका के अंदर में अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सेल करने का एक मौका, एक मार्केट मिल जाता है। तो वो एक थोड़ी सी हमारी दुखती रंग है। दूसरा बड़ा हमारा जो है वो केमिकल्स है, ठीक है। तीसरा जेम्स एंड ज्वेलरी है। चौथा फार्मा है। तो ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं इसके लिए दूसरे मार्केट्स ढूंढ पाना थोड़ा कठिन है। फार्मा लगभग 10 बिलियन डॉलर का हम एक्सपोर्ट करते हैं, 10 बिलियन डॉलर का। इंडिया का टोटल फार्मा मार्केट 25 बिलियन डॉलर का है, जिसमें 10 बिलियन डॉलर हम एक्सपोर्ट करते हैं। 10 बिलियन डॉलर में मेजॉरिटी हमारा एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका को जाता है। तो अब वो कहाँ हम ढूंढेंगे? सारी लिस्टेड कंपनीज है, मोस्टली जितनी कंपनीज अमेरिका में जेनरिक मेडिसिन बेचती हैं ये लिस्टेड कंपनीज है। पर आप दूसरे फील्ड्स यदि देखेंगे, जेम्स एंड ज्वेलरी तो अनलिस्टेड है, लेदर्स अनलिस्टेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स में लिस्टेड कंपनीज है। तो इंडिया के स्टॉक मार्केट पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, एक चीज। दूसरी चीज जो बहुत बड़ा मुझे डर लग रहा है, जो कहीं कोई नहीं बोल रहा, कहीं इस बारे में चर्चा नहीं है, वो ये है कि यदि इंडिया में 100% का टैरिफ लग गया तो कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारी भारत की कंपनीज जो है वो इंडिया से अपना बेस उठा के अमेरिका में या फिर लैटिन अमेरिका की कोई कंट्री, अर्जेंटीना टाइप, जो प्रो अमेरिका जिनके लिए प्रो है, ठीक है, वहां अपना बेस बना ले, ताकि उन पे टैरिफ ना लगे, ताकि उन पे टैरिफ ना लगे, बढ़ जाएगा, ताकि उन पे टैरिफ ना लगे। हाँ, और ऐसा ऑलरेडी कई कर चुके हैं। देखिए, मैं ये कोई हवा में तीर नहीं चला रहा। 2016 में जब ट्रंप पहली बार आए थे और उसके बाद में टैरिफ को जो उन्होंने एक हथियार बनाया था, भली उस वक्त में भारत इनके निशाने पे नहीं था, चाइना था, परंतु बाबा कल्याणी जैसे जो भारत फोर्ज जो कंपनी है, समझदार लोग, उन्होंने पहले अमेरिका में अपनी फैक्ट्रीज खोल ली। आपका मदरसन सुम्मी, उन्होंने ऑलरेडी मेक्सिको या उस तरफ में जो है लैटिन अमेरिका में अपनी बड़ी फैक्ट्री सेटअप की, अमेरिका में भी शायद कर रहे हैं। तो ऐसी एक तो वैसे इंडिया में जॉब्स कम है, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स कम है। अब भारत फोर्ज सरीखा बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है ना, मदरसन सुम्मी जैसी कंपनी जो ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाती है, इंपॉर्टेंट पार्ट्स बनाती है, वोक्सवैगन को बहुत सप्लाई करती है, वो इस टाइप की कंपनीज यदि भारत के बाहर अपनी फैक्ट्रीज खोलने लग जाएंगी तो भारत के लिए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इंडिया की फार्मा कंपनीज जो है, सिप्ला हो गया, डॉक्टर रेड्डीज हो गया, ल्यूपिन हो गया, अरबिंदो हो गया, ये सारी लिस्टेड बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। इन्होंने यदि अमेरिका में अपनी फैक्ट्री जाके खोलना चालू कर दिया तो ये जो हिमाचल प्रदेश और गोवा में हमारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं मेडिसिन बनाने की, जेनरिक मेडिसिन बनाने की, पोंटा नगर में, इन सबको तो बहुत भारी चोट पहुंचेगी। तो मुझे जो है वो मेन डर रोजगार पे है। रोजगार पे मुझे सबसे ज्यादा भय है कि यदि अमेरिका इस टैरिफ का चाबुक चलाता है तो भारत के उद्योगपति जो बड़े बड़े पूंजीवादी हैं, आपको पता है पूंजीवाद जो है वो कैपिटल को चेस करता है। तो यदि भारत में रह के कैपिटल उनका गायब हो रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल कम हो रहा है, तो वो क्या करेंगे?
वो ऐसी जगह जाके फैक्ट्री लगाएंगे जहां उनको रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा मिले, और उसमें फिर नौकरियां जो है, अगर मेक्सिको में जाएंगे तो वहां के लोगों को देना पड़ेगा, अर्जेंटीना में खोलेंगे तो वहां के लोगों को देना पड़ेगा, भारत में फैक्ट्री बंद करेंगे तो भारत के लोगों को नुकसान है। जी हाँ, नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत बड़ा खतरा है। और लेकिन अब सब नहीं, मैं उसी सवाल को थोड़ा दोहराऊंगा कि ये लोग, भारत कैसे इसको कैसे निपटेगा, कैसे इनसे टक्कर लेगा भारत, ये सवाल है। क्योंकि ये जो बहुत बड़ा खतरा है, देखिए ट्रम्प तो अपनी राजनीति गोटी लाल करने के लिए वो लगा देगा, टैरिफ लगा देगा। अच्छा 100% नहीं लगाएगा, 100% तक लगा सकता है, मतलब 50% लगाया, 75% लगाया या 45% लगाया, कोई कुछ नहीं कह सकता। इसके बाद में आपने कहा इसका आफ्टर इफेक्ट ये होगा कि यहाँ से फैक्ट्री का पलायन होने लगेगा। पूंजी का पलायन हमने सुना था, टैलेंट का पलायन हमने सुना था, फैक्ट्री का पलायन होने लगेगा। फैक्ट्री का पलायन हुआ तो भारतीय अर्थव्यवस्था की साख पूरी तरीके से जितनी बची खुची है गिर जाएगी। यहाँ पर जो उससे रोजगार जनरेट होता है उसका वो कबाड़ा हो जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ मतलब बचेगा नहीं अर्थव्यवस्था में। ऐसा तो ऐसे में कुछ तो भारत सरकार ने कोई योजना बनाई है। आपने कहा वो हाथ पैर मार रही है, क्या हाथ पैर मार रही है, क्या योजना बनाई है उसमें? देखिए, आपने फिर से सवाल पूछा है तो मैं थोड़े से आपको और ज्यादा अंदर जाके बताना चाहूंगा। माफ करिएगा अगर इसमें थोड़े डाटा आंकड़े आ गए तो, क्योंकि कोई बात नहीं, व्यूअर्स आंकड़े पसंद नहीं करते ज्यादा। हाँ। पर बिना आंकड़ा समझे हुए, बिना इंटरनेशनल ट्रेड का स्ट्रक्चर समझे हुए इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है। देखिए, वर्ल्ड में जो टोटल ट्रेड होता है, ट्रेड दो तरीके के होते हैं, एक होता है मर्चेंडाइज या गुड्स ट्रेड, दूसरा होता है सर्विस ट्रेड। जो वर्ल्ड का टोटल ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड है वो लगभग 24 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में है, और सर्विस ट्रेड जो है वो 7 से 8 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में है। इस 24 ट्रिलियन डॉलर में जो अमेरिका का मार्केट है, जो वो लोग इंपोर्ट करते हैं, दैट इज अराउंड समवेयर बिटवीन 3.2 ट्रिलियन डॉलर टू 3.3 ट्रिलियन डॉलर, यानी 3 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर का है लगभग, समझ लीजिए, यानी 1/8 यानी लगभग 16%। ठीक है, 16% वो विश्व में जो भी चीजें बनती है वो इंपोर्ट करता है। ठीक है, अब भारत का, ये अमेरिका का और ग्लोबल ट्रेड स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया कि 24 ट्रिलियन डॉलर मर्चेंडाइज है, 7 से 8 सर्विस है, 24 में 3 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका इंपोर्ट करता है। भारत जो एक्सपोर्ट करता है वो लगभग 440 बिलियन डॉलर के आसपास में, 450 बिलियन डॉलर आप मोटा मोटी समझ लीजिए। भारत की इकोनॉमी लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर की है, यानी लगभग 9 से 10% हमारा जीडीपी जो है वो हम एक्सपोर्ट करके कमाते हैं। ठीक है, अब वर्ल्ड का यदि मैं टोटल पकड़ूं ट्रेड, यदि ये टोटल ट्रेड 24 ट्रिलियन डॉलर का है और उसमें भारत का कंट्रीब्यूशन मात्र 400 बिलियन डॉलर का है, 24 ट्रिलियन डॉलर यानी 24,000 बिलियन डॉलर, 24,000 बिलियन डॉलर में हम मात्र 400 बिलियन डॉलर है, तो आप समझ सकते हैं कि हम बहुत कम है, 2% के आसपास में। ठीक है, अब ये 2% में अमेरिका 400 बिलियन डॉलर में भी अमेरिका को हम मात्र 80 से 85 बिलियन डॉलर कर रहे हैं, 20% अपना टोटल एक्सपोर्ट का। तो ये 80 बिलियन डॉलर यदि विश्व में 24 ट्रिलियन डॉलर का टोटल ट्रेड है, 3 ट्रिलियन डॉलर में यदि निकाल दूं अमेरिका का, तो लगभग तो भी 20 ट्रिलियन डॉलर के आसपास बचता है। क्या 20 ट्रिलियन डॉलर में हम अपने 80 बिलियन डॉलर के लिए स्पेस नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, परंतु उसके लिए जो है वो दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। ठीक है, वर्षों से हम लोग ट्रेड डील पे बात कर रहे थे यूरोपियन यूनियन के साथ में, अभी जाके वो संपन्न हुआ कुछ महीने पहले। यूनाइटेड किंगडम के साथ में भी जो है उनका मार्केट खोलने के लिए हम बात कर रहे थे, अभी जाके खुला है। हमको मात्र ये 80 बिलियन डॉलर का रास्ता निकालना है, 80 से 85 बिलियन डॉलर, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। वर्ल्ड में बहुत बड़ा मतलब आप समझ लीजिए 24,000 बिलियन डॉलर, 20,000 बिलियन डॉलर भी आप पकड़े तो उसमें मात्र हमको 80 बिलियन डॉलर का स्पेस चाहिए। तो ये स्पेस हम बना सकते हैं, परंतु सवाल यह है कि हमारी इच्छा शक्ति कितनी है, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां जहां जिस भी मार्केट में हम जा सकते हैं वहां चाइना पहले से बैठा है। वो एक बड़ा हॉलिस्टिक अप्रोच, एक बड़ी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि कौन कौन सी जगहों पे हम चाइना को मात दे सकते हैं। ठीक है, और उस जगह पे फोकस करना, सब जगह पे तो हम नहीं कर सकते, बट कुछ जगह है जहां पे हम मात दे सकते हैं।
मात इसलिए दे सकते हैं क्योंकि चाइना के अंदर में भी लेबर कॉस्ट बहुत बढ़ गया है। चाइना जो इंडिया से आगे रह रहा है वो दो कारणों से रह रहा है। पहला, चाइना में इंटरेस्ट रेट यानी पूंजीपतियों को जो लोन मिलता है वो 2% 2.5% पे मिलता है, 3% पे मिलता है। भारत में ये 9%, 10%, 11% है। ठीक है। दूसरा, भारत में जो ऊर्जा का कॉस्ट है, पावर कॉस्ट, वो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन का। चाइना में वो पावर प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम है, जबकि चाइना भी कोयले से मेनली ऊर्जा बनाता है और इंडिया भी बनाता है। तो ये क्यों कॉस्ट है? क्योंकि इसमें अदानी फदानी जैसे इस टाइप की बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज आ गई हैं जो फायदा जो है ऊर्जा बेच के कमाना चाह रही है, और इनएफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। तो इनएफिशिएंसीज का नुकसान जो है वो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पड़ रहा है। तो ऐसे और बहुत सारी चीजें हैं भाई जी, मतलब इस पर प्रोग्राम बनाएंगे तो लंबा बन जाएगा, और मैं भारत सरकार को सुझाव नहीं देना चाहता। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं इनको किसी भी तरीके से मदद करूं। इन लोग बहुत समझदार हैं, इनको खुद को बहुत सारी चीजें पता है। नहीं, आप नई परख के दर्शकों के लिए बोलिए, भारत सरकार के लिए, नई परख के दर्शकों के लिए बोलिए। जी, तो उसके अंदर में दो चीजें तो मैंने आपको बताई। पहला ये कि मार्क टू मार्क करना है चाइना के एक्सपोर्ट वर्सेस इंडिया के एक्सपोर्ट को। आप आज की डेट में आपको जान के आश्चर्य होगा, एक और डाटा आपको देता हूं, ठीक है? मेरे प्यारे नए परख के दर्शकों, ध्यान से सुनना, इतना सारा डाटा कहीं आपको नहीं मिलेगा, बहुत रिसर्च करके मैंने निकाला है, आपको बहुत रिसर्च ना करना पड़े इसलिए दे रहा हूं जी। चाइना का 2018 में जब ट्रंप ने पहली बार टैक्स लगाया था, पहला ट्रंप टैरिफ जब लगा था, तो 2016-17 में जो चाइना का टोटल एक्सपोर्ट था अमेरिका को, वो 20% था उसके टोटल एक्सपोर्ट का, जो आज घट के 14 से 15% के बीच में रह गया। ठीक है। तो ये जो 5 से 6% घटा है, ये चाइना कहां लेके जा रहा है? ये चाइना यूरोपियन यूनियन में लेके जा रहा है, या अफ्रीका में लेके जा रहा है, या आसियान में लेके जा रहा है। और आपको जान के हैरानी होगी कि आज की डेट में सबसे बड़ा जो ट्रेड पार्टनर चाइना का है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, है ना, ये जो कंट्रीज है, ब्रुनई। तो इंडिया को ये देखना है कि वहां कैसे घुसे। देखिए, वर्ल्ड में जो भी आज की डेट में आप कह लीजिए कि दरारें आ रही हैं या जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उसका सबसे बड़ा कारण जो एक कारण जो है वो ये है कि चाइना जो है वो दूसरे विकासशील राष्ट्रों के लिए रास्ता नहीं खोल रहा। होता क्या है इंटरनेशनल ट्रेड में, समझने वाली जो बात है कि पहले कोई कंट्री जो है वो छोटे लेवल के प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे टॉयज हो गया, खिलौने हो गए, मोमबत्ती हो गया, जूता हो गया, लेदर प्रोडक्ट्स हो गया, इस टाइप की चीजें बना के ये अमीर देशों को जो है एक्सपोर्ट करता है। ठीक है। तो चाइना ये चीज आज से 25-30 साल पहले से कर रहा है। उम्मीद ये की जा रही थी कि चाइना जो है अब इससे एक स्टेप ऊपर बढ़ गया है, क्योंकि वहां पे हुवई जैसी, अलीबाबा जैसी, टेंसेंट जैसी, बाइटडांस जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज आ गई हैं, CXMT आ गया है। ये कंपनीज जो है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अमेरिका को टक्कर दे रही है। तो उम्मीद ये की जा रही थी कि चाइना जो लोअर एंड प्रोडक्ट्स जो है, लेदर हो गया, टॉयज हो गया, ये भारत, मेक्सिको, वियतनाम, इस टाइप की कंट्रीज के लिए छोड़ देगा। ठीक है। और पूरी तरीके से ध्यान जो है वो हायर एंड प्रोडक्ट्स पे देगा। पर चाइना ने क्या किया, वो हायर एंड प्रोडक्ट्स में तो घुसा ही, लोअर एंड में नहीं छोड़ रहा। तो यार सब तुम ही खा जाओगे, सब जगह तुम ही घुसे रहोगे, तो बाकी देश के लोगों को कहां रोजगार मिलेगा? तो ये सबसे बड़े आज की डेट में जो है ये प्रॉब्लम बन रहा है। भारत को चाइना को ध्यान में रख के स्ट्रैटेजीज बनाने की जरूरत है, यदि हमको $80 बिलियन का रिप्लेसमेंट चाहिए जो अमेरिकन मार्केट का आज की डेट में इंडियन एक्सपोर्ट का है। जी हाँ, बहुत सुंदर विश्लेषण किया राजीव जी आपने, और आज का प्रोग्राम हम लोग यहीं पे इसका उपसंहार करेंगे, क्योंकि वो समस्या पूरी तरीके से आपने बता दी कि ट्रंप ने जो चाबुक चला है टैरिफ का, अभी चाबुक की तैयारी हो रही है, पड़ेगा भारत के ऊपर निश्चित रूप से। इसके लिए अगर भारत चाहे, अभी उसके पास समय है, तो पेशबंदी कर सकता है, वो तैयारी कर सकता है। हालांकि आपको भी शक है और मुझे आपसे ज्यादा शक है कि भारत सरकार ऐसा कुछ करेगी, क्योंकि विभिन्न मसलों पर मैंने भारत सरकार को कभी भी पहले से तैयारी करते हुए देखा नहीं है। इत्तेफाक से कभी कोई अच्छा व्यक्ति आ जाए तो कर भी लेता है तैयारी, लेकिन आमतौर पर मोदी जी के ज़माने में तो ऐसा होता नहीं है। मोदी जी के ज़माने में तो हम लोग नीजर ये हो जाएगा, संकट आ जाएगा, उसके बाद हम उससे बचने के लिए सोचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। जल्दी ही हम लोग ऐसे ही किसी प्रश्न के ऊपर फिर मिलते हैं, और फिर आप कोई अगर रहस्योद्घाटन करना चाहें कि नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है,
वो लोग आजकल जेन ज़ी के बारे में क्या सोच रहे हैं? मोहन भागवत की तरह सोच रहे हैं या आप अतुल या 1 मिनट या अतुल लिमये की तरह सोच रहे हैं? दोनों ही संघ के हैं। सोच लीजिए, क्या मोहन भागवत ने अतुल लिमये के मुँह पे टेप लगाया है या नहीं लगाया है? और संघ के अंदर क्या माहौल है? बाहर क्या कह रहे हैं वो अलग बात है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर हम लोग कल बातचीत कर सकते हैं। तो एक अच्छा मुद्दा ये भी है सर कि देखिए ये सारा न्यूसेंस क्रिएट किया है अमित शाह ने लाठियां चला के, और अब सफाई देने के लिए मोहन जी भागवत आ रहे हैं, वो जेनजी के साथ में वन ऑन वन कर रहे हैं, यानी कल करेंगे इसके ऊपर बात, कल करेंगे इसके ऊपर बात। तब तक आप और ज़्यादा जासूसी करके अपने तथ्य जमा कर लीजिए। धन्यवाद।